नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मॉनसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता। उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती। फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है। इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1 लाख साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब, बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है। डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं। इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई। प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक। हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना, जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा
आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार। 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप? योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है। इसको बांधा नहीं जा सकता, परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पे धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की और वो भी निर्धारित श्रृंखला वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। वो था स्थिर सुखम आसनम। आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है? योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है। जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था? ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2 बाय 6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर। तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है। 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं। योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिरता तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहाँ से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूँ कहूँ कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, इस वक्त ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं। इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने 2 चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए? एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडिल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही। ईरान से लेकर, बहरीन से लेकर, ओमान से लेकर, जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की। गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए? 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है। बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है
जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितने मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात। हम संग करता मुख की बतियां, हम संग करता मुख की बतियां। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में 5 ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा? जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फ़ी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फ़ी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है, ठीक है। संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं? जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है। हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे करके परख के। आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी आपको लगती है? जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते। हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज़ की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी। ऐसा क्यों? अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही 4-5 जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें। तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। शौर्य, आप बताइए। तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
कुछ एग्जांपल get- दे सकते हैं आप, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है? Okay, so I'll take an example of जैसे live music का ही said about live music venues. तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूज़िक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया। Along with all of that, original music को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी, जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है ये। आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूज़िक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य? जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं? जी हैं, रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस? बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं। अच्छा। हम बोलते भी हैं वी कुल्फीफाइड इट। जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया। उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू। I think I'm in love. I feel like it's love. I know it is love. It's nothing but love. It's nothing but love. It's nothing but love. कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनी अट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे, भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला। I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharata. और उसमें
वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है. Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है. आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं. और मैंने 2 लाइन लिखी थी कैकेयी का प्रसंग कि कैकेयी के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया. In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha. भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है. नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है. और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है. हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने. उसमें से महर्षियों ने उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए. और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ. मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं. मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया. There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the. उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की. प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है. Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava. राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है. गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की. वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना. कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं. असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है. अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे. नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए. नमस्कार.